हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यह एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है और इसे सबसे पहले पॉलिंग एंड स्लेटर ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी कि जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वीवीटी की कुछ लिमिटेशन थी। जैसे वो कार्बन की 4 बॉन्ड बनते हैं, उनकी इक्वल स्ट्रेंथ क्यों होती है, उनका जो बॉन्ड एंगल है वो फिक्स क्यों है सबका, तो वो कुछ बातें हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी। जैसे मैं कार्बन का एग्जांपल ले रहा हूं, मीथेन का ले लेता हूं। मीथेन कार्बन की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, अभी 2s2 2p2 होती है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन में कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि अंदर वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। देखो अभी इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2s2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, 2p2 है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। अब ग्राउंड स्टेट में तो क्या है, इसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है, जो नॉर्मल फ्री फॉर्म में, जब हमने कोई एनर्जी नहीं दी, आपका एटम आइसोलेटेड है। ठीक है, तो उस टाइम जो भी फॉर्म होगी उसे ग्राउंड स्टेट कहेंगे। तो अब देखो भी इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब यह मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। बट एक्चुअल में हमें पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। कैसे बनाएगा भी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां जंप कर जाए, ठीक है, तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। तो ये यहां से यहां जंप कर गया, यहां बना गया, यहां इस तरह से हो जाएगा ना, यहां से यहां जंप कर गया, तो ये आपका 2s है और ये आपका 2p है। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए भी, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब यह मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है ना। तो मीथेन है, जैसे मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं, हर एक हाइड्रोजन के पास क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1 होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1s में है। ये हाइड्रोजन हो गए आपके, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। अब एक बात देखो भाई, यहां से s ऑर्बिटल और यहां से s ऑर्बिटल मिलके ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहे हैं। तो एक बॉन्ड तो कैसे बनेगा भाई, s ओवरलैपिंग से बनेगा, ठीक है। बाकी जो 3 बॉन्ड बन गए, बच गए, ठीक है। जैसे मैं 3 बॉन्ड ऐसे बना देता हूं, बाकी 3 बच गए, ये वाला और ये वाला, वो कैसे बनेंगे भाई, s ऑर्बिटल यहां से और p ऑर्बिटल यहां से यूज होगा, तो sp ओवरलैपिंग से बनेंगे। अब देखो आपको पता है कि इसमें डायरेक्शनल करेक्टर आ गया p की वजह से। मैं स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूं इस बात को, जो बताने वाला हूं कि डायरेक्शनल करेक्टर आ गया, मतलब ये वाला बॉन्ड है sp बॉन्ड ss बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो मतलब 3 बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, 1 वीक होना चाहिए। बट हमने क्या पाया कि चारों बॉन्ड है वो इक्वल स्ट्रेंथ के है, तो मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। दूसरी बात है कि जो p है वो या तो px होगा या py होगा या pz होगा, यानी 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना sp ओवरलैपिंग से, इससे एक ही बन रहा था, यह एक बन रहा है और ये 3 बन रहे हैं। तो px py pz आपको पता है एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, तो मतलब 3 बॉन्ड क्या होने चाहिए, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होने चाहिए। और चौथा ss ओवरलैपिंग से हो रहा है, s की तो आपको पता है स्फेरिकल होता है, तो इससे कोई एंगल हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपका कार्बन है इसके चारों बॉन्ड होते हैं वो एक दूसरे के टेट्राहेड्रल होते हैं। अभी एंगल क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, सबका इक्वल है, इक्वल एंगल है, यानी सेम एंगल है और सेम ही क्या है, स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इस चीज को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिंग एंड स्लेटर ने नया रूल दिया जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक बार इतना नोट। अब देखो भी कि पॉलिंग एंड स्लेटर ने कार्बन के 4 बॉन्ड है उनकी इक्वल स्ट्रेंथ और सेम बॉन्ड एंगल को कैसे एक्सप्लेन किया उसको समझो। देखो कार्बन के पास एक तो 2s में इलेक्ट्रॉन थे और बाकी जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहां थे, 2p में थे। तो पॉलिंग एंड स्लेटर ने कहा कि इन s और p ओवर जो ऑर्बिटल है उनकी क्या होगी, मिक्सिंग होगी, और इन मिक्सिंग से क्या होगा, 4 ऑर्बिटल ऐसे बनेंगे जिनकी इक्वल एनर्जी होगी और सेम जियोमेट्री होगी, ठीक है। यानी इक्वल एनर्जी एंड सेम शेप कह दो, सेम शेप के 4 ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। मतलब ये चारों ऑर्बिटल क्या हो गए, इनकी मिक्सिंग से सेम शेप और सेम एनर्जी के हो गए, तो मतलब इससे जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, उनके बीच में एंगल भी सेम होगा और उनकी एनर्जी भी सेम होगी, बॉन्ड एनर्जी, यानी उसे हम बॉन्ड स्ट्रेंथ भी तो कह सकते हैं ना, तो उनकी स्ट्रेंथ भी सेम होगी। अब दूसरी बात इन्होंने कहा कि जैसे ये 4 ऑर्बिटल बने हैं वो एक s ऑर्बिटल की मिक्सिंग से और 3 p ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बने हैं, यानी एक s को 3 p ऑर्बिटल के साथ मिक्स किया तो ये 4 ऑर्बिटल बने ना इक्वल एनर्जी के और वो सेम शेप के, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, s 1 है और p 3 है तो sp3, ठीक है। इन ऑर्बिटल का नया नाम क्या है, sp3 है,
ठीक है, अब मतलब इनको एक दूसरे के साथ मिक्स किया है तो इसमें एस करेक्टर भी है और पी करेक्टर भी है। ठीक है, अब कितना एस करेक्टर है देखो भी, हम टोटल मान रहे हैं 100, तो 100 में से एक आपका एस है और 3 पी है, तो यहां ऑर्बिटल कितने हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए, 3 और 1 4, 4 में से आपका एस कितना है 1 है, मतलब इसका कितना पार्ट हो गया 1/4 हो गया, 1/4 है मतलब एस करेक्टर कितना हो गया 25%। जो नए ऑर्बिटल बने उनमें एस करेक्टर 25% है। पी करेक्टर कितना होगा भी, पी 3 है, टोटल कितने हैं 4 है, 3/4 होंगे, यानी मैं कैसे लिखूंगा 100 4 3, ऐसे लिखेंगे ना 3/4 होंगे, तो क्या आ जाएगा 25 75%, यानी उसमें पी करेक्टर है वो कितना होगा 75% होगा। ठीक है, तो अब नए जो ऑर्बिटल बन रहे हैं उनमें एस करेक्टर भी है और पी करेक्टर भी है, ये बात ध्यान रखनी है। एस करेक्टर उसमें 25% है और पी करेक्टर वो कितना है 75% है। क्लियर है, तो अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि प्योर एस ऑर्बिटल के करेक्टर होंगे और नहीं हम ये कह सकते हैं कि ये नए जो ऑर्बिटल बने हैं उनमें प्योर पी ऑर्बिटल के करेक्टर होंगे, यानी इन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है और एक नया सेट है ऑर्बिटल का जनरेट किया है, उस नए सेट को ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिख लो भी, बाय मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी ए न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स obtained which have equivalent energy and shape is known as hybrid orbital and this process is known as hybridization। ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ, एस और पी की मिक्सिंग की तो नए 4 ऑर्बिटल मिले जिनकी एनर्जी भी इक्वल है और इनकी शेप भी क्या है आइडेंटिकल है, वरना ये तो क्या था स्फेरिकल था और ये क्या था डंबल शेप था। अब जैसे एस और पी की मिक्सिंग से जो ऑर्बिटल मिलता है उसकी शेप ऐसी होती है। ठीक है, एक लोब बड़ी होगी एक छोटी होगी, बड़ी वाली में मैं प्लस का साइन लगाता हूं और माइनस का साइन छोटी वाली लोब में लगा दिया। ठीक है, याद रखना हमेशा ही प्लस का साइन बड़ी वाली लोब में और माइनस का साइन छोटी वाली लोब में, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसी लोब में होगी। क्लियर है, तो और एक बात ध्यान रखना कि है मोर डायरेक्शनल है एज कंपेयर टू प्योर पी ऑर्बिटल। ठीक है, एस ऑर्बिटल तो आपका डायरेक्शनल था ही नहीं, प्योर जो पी ऑर्बिटल था वो डायरेक्शनल था, प्योर पी ऑर्बिटल क्या था आपका डायरेक्शनल था, बट यह इससे भी ज्यादा डायरेक्शनल है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें तो पी ऑर्बिटल में क्या था 2 लोब थी, दोनों लोब सेम साइज की थी और दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या थी सेम थी। ठीक है, बट इसमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक लोब में ज्यादा है, एक लोब में ज्यादा है तो मतलब यह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर में ज्यादा है ना तो ये मोर डायरेक्शनल होगी, इसमें तो दोनों में थी, इसमें एक डायरेक्शन में है तो इस कारण से ये क्या है मोर डायरेक्शनल है। हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे आपको पता होगा कि गधा और घोड़ा होता है, उसका हाइब्रिड होता है वो होता है खच्चर। ठीक है, नाम सुना होगा आपने। तो गधे की क्या खासियत होती है कि वो जो भार होता है वो उठा लेता है और चल लेता है, मतलब काफी भार या वजन उठाकर, बट वो तेज नहीं चल सकता, दौड़ नहीं सकता। बट घोड़े की क्या खासियत होती है कि वो वजन नहीं उठा सकता बट दौड़ तेज सकता है। ठीक है, अब उनका जो हाइब्रिड बनेगा तो उसमें घोड़े की खासियत तो ये आ गई कि वो तेज दौड़ेगा जो खच्चर है वो, और घोड़े की क्या खासियत आ गई उसमें कि वो तेज दौड़ेगा, और गधे की क्या खासियत आ गई कि वो उसका वजन भी उठा लेगा। तो हाइब्रिड में क्या खासियत है, तेज भी दौड़ रहा है और वजन भी उठा रहा है। इसी तरह आपने हाइब्रिड सीड सुने होंगे, खेतों में जो फसलें लगाते हैं तो हाइब्रिड सीड आ रहे हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनमें क्या हुआ कि मतलब पैदावार को बढ़ावा देने के लिए उनमें अलग अलग तरह की वैरायटी को मिक्स करके एक नया सीड तैयार किया जाता है। दूसरा उसमें क्या करते हैं कोई मतलब लेपिंग कर देते हैं इस तरह से, कोई मतलब इंसेक्टिसाइड या फिर कोई पेस्टिसाइड की, जिससे वो उस पर क्या हो आगे आने वाले टाइम में इंसेक्ट अटैक ना कर सके। ठीक है, तो उससे जो सीड बनेगा वो क्या होगा आपका हाइब्रिड सीड होगा। इसी तरह ये हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इसका हमारे क्या फायदा होगा, एक तो ये होगा कि इनकी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू एन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, और मोर डायरेक्शनल होगा, यानी यह जियोमेट्री भी डिसाइड करता है। क्लियर है, और हमेशा ध्यान रखना कि आइसोलेटेड स्टेट में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। हाइब्रिडाइजेशन तभी होगी जब एक एटम के पास बाकी एटम है वो अप्रोच करेंगे। ठीक है, देखें जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ डबल बॉन्ड होता है कार्बन के केस में, और यहाँ दो क्या सॉरी पेयर्ड होते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर, और यहाँ पर क्या होंगे 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड होंगे। जब ऑर्बिटल अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन लगेगी, अट्रैक्शन लगेगी तो एनर्जी रिलीज होगी और उस रिलीज एनर्जी को ये यूटिलाइज करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा।
ठीक है। और इसी तरह से क्या होगी, वहां पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उन्हीं को यूटिलाइज करके ये क्या होगी, यहां पर मिक्सिंग होगी, जिससे हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बनेंगे। ठीक है, तो कंडीशन लिखो भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए। पहला तो ये लिखना है आपको कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, लिखो, क्या लिखोगे, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी मिक्स विद ईच अदर। ठीक है, दूसरा क्या लिखोगे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपके मिक्स हो रहे हैं वो सेम एटम के होने चाहिए। ये नहीं हो गया कि एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का मिक्स हो गया। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम टेक प्लेस, लिख लेना। इसके बाद में क्या होगा, डिफरेंट सेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कभी मिक्स नहीं करेंगे। डिफरेंट सेल के समझ रहे हो क्या, जैसे 2s हो गया 2p हो गया, मिक्स करके sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना देंगे। बट अगर मैं कहूं 2s 2p और 3s के ऑर्बिटल मिक्स करके क्या sps बना सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। यह 2s और यह 3s क्या हो गए, डिफरेंट सेल के हो गए, तो इनके बीच में क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो उसकी मिक्सिंग नहीं होगी। क्लियर है, तो द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट सेल डज नॉट मिक्स्ड विद ईच अदर विच हैव लार्ज एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, अब आप कहोगे जी फिर हमने तो ऐसा देखा है कि n-1 d है, s है, और मान लो आपके p3 है, ये ओवरलैप करके dsp3 ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इनमें क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, और यहां एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। इस कारण से ये ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा, चलो ऐसा देख लिया होगा, बट ऐसा नहीं देखा होगा कि यहां से d, यहां से s और यहां से p3 और यहां से d, यानी अंदर वाला d भी यूज हो गया और बाहर वाला भी d यूज हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है। इसके बाद में देखो भी क्या लिखोगे, ये इतना लिख लिया होगा आपने। दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वही पार्टिसिपेट करे। ठीक है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड हो, एम्प्टी हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो सारे क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, और यह भी जरूरी नहीं है कि जिसमें जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करे हाइब्रिडाइजेशन में, यह जरूरी नहीं है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है। और यह भी जरूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन से पहले यहां पर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होनी जरूरी है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, ये नहीं एक्साइट होगा तो भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, हम ये कंडीशन नहीं कहेंगे भी ये यहां पर जाके एक्साइट होगा तो ही हाइब्रिडाइजेशन होगी, वरना नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। क्लियर है, समझ आ गया होगा। अब एक बात और ध्यान रखना कि मैं वैसे पहले बता चुका हूं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, मोर डायरेक्शनल होगा। ठीक है, तो एक बार इतना आप नोट करो, फिर वन बाय वन हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं sp हाइब्रिडाइजेशन की। तो इसकी जो शेप होगी वो लीनियर होगी। ठीक है, या इसे डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन कह देते हैं। तो इसमें क्या होगा भी, एक s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, एक s और एक p ओवरलैप करेंगे तो इक्वल एनर्जी एंड सेम शेप के दो ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक है, यानी इनमें 50% s करेक्टर होगा और 50% इनमें p करेक्टर होगा। क्लियर है, लीनियर शेप होगी। अब p आप कहोगे जी कौन सा यूज करें, px यूज करें या py यूज करें या pz यूज करें। ठीक है, कोई सा यूज कर लो, अगर आप s प्लस px करवाते हो तो x डायरेक्शन में लीनियर शेप आ जाएगी। ठीक है, s प्लस py करते हो तो y डायरेक्शन में लीनियर शेप आ जाएगी, यानी बॉन्डिंग इसमें x डायरेक्शन में हो जाएगी, उसमें y में हो जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होगी, z डायरेक्शन में हो जाएगी, बट शेप हमेशा ही क्या आएगी, लीनियर आएगी। किसी के साथ भी ओवरलैप कर सकता है तीनों में। क्लियर है। अब इसका एग्जांपल कौन सा ले लोगे आप, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, या आपने देखा होगा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp होती है। क्लियर है, तो जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम के साथ एक फ्लोराइड इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, तो कितने हो गए, एक दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दो बॉन्ड बना लिए, लीनियर शेप है। ठीक है, इनकी शेप बना के भी दिखा देता हूं। जैसे एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये होगा, है ना, एक लोब छोटी एक बड़ी, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, इस तरह से लीनियर शेप बन जाएगी। ठीक, ये sp था, नोट करो, फिर sp2 का डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, sp2 ये क्या होता है अभी, एक s और आपके दो p। ठीक है, तो मान लो px है प्लस py है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेंगे। तीन ऑर्बिटल है तो शेप कैसी होगी भी, इस तरह की होगी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी। कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी।
और इनके बीच में जो एंगल आएगा वो 120 का होगा। हर एक के बीच में यहाँ भी 120, यहाँ भी 120, तो 120 का होगा। देखो भी इसमें अगर पी एक्स और पी वाई यूज हो रहे हैं तो ये जो प्लेन होगा वो कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन होगा, ठीक है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन में, और हमेशा ध्यान रखना भी, जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें हाइब्रिडाइजेशन में तो 3 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ एक्स वाई यूज किया है, हो सकता था हम यहाँ यूज कर ले एक्स और जेड। तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो किस प्लेन में बनेगा, एक्स जेड प्लेन में। और अगर मैं यहाँ एस यूज कर लेता, यहाँ पी एक्स यूज, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल यूज कर लेता, तो वाई जेड प्लेन के अंदर क्या हो जाती, बॉन्डिंग हो जाती, ठीक है। प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में। प्लेन कौन डिसाइड करेगा कि कौन से आपके पी के ऑर्बिटल यूज हुए हैं। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसकी स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूं। मान लो एक ये है आपका, दूसरा यहां से इस तरह से आ जाएगा और तीसरा आपका यहां से इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसमें कितना परसेंट एस करेक्टर होगा, कितना पी होगा, भी काउंट करना सीख गए होंगे। मैं इसी का बता रहा हूं, आगे नहीं बताऊंगा। टोटल ऑर्बिटल काउंट करो, 2 + 1, 3 ऑर्बिटल टोटल है। एस के कितने अभी 1 है तो 1/3 कर दो, इंटू क्या कर दोगे 100, तो कितना आ जाएगा 33.3% आ जाएगा, लगभग इतना आ जाएगा ना। अब देखो भी टोटल 3 है, पी के कितने हैं 2 है, तो 2/3 हो गया, इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो ये 33.3 है तो ये कितना आ जाएगा 66.6 के लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे, आसान है। तो इसे भी ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन, इसी के नाम पे इसका रखा गया नाम। एग्जांपल ले लो, जैसे आपका BF3 है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहे हैं ना। ये बोरॉन मान लो, सेंट्रल एटम, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, ठीक है। तो 3 बॉन्ड हो गए। तो आसान है भी, हाइब्रिडाइजेशन अगर काउंट करनी हो भी कौन सी होगी, तो आप बॉन्ड काउंट करो, सिग्मा 1 2 3 बॉन्ड है तो 3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने आपको, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने का मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर वाला ये एग्जांपल दूंगा मैं अभी। तो जितने भी सिग्मा बॉन्ड है या लोन पेयर है उनको काउंट करोगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे। यहाँ पे कितने 1 2 3 से आपको पता है sp2 बन रहा है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अभी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। टेट्राहेड्रल शेप होती है, शेप याद रखनी होगी आपको। इसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल यानी px, py और pz एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे और मिक्स होकर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना देंगे। शेप कैसी होगी, इस तरह की होगी। इनके बीच में जो एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। यानी ये ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज होंगे जहां पर मिनिमम रिपल्सन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। क्लियर है। तो इसमें एग्जांपल हम किसका दे देंगे, CH4 का दे देंगे। इसके बाद में इसमें भी कितने हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना। एक 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक एग्जांपल और भी होता है DSP2। यह क्या होता है, आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। एंगल भी याद रखने हैं अभी इनके। तो स्क्वायर प्लेनर है तो इसमें देखो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में आएगा, एक ही प्लेन में आएगा। एक तो एस दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। डी कौन सा यूज होगा, dx2 y² यूज होगा। यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद में आपका p है, p कौन से यूज होते हैं ये भी ध्यान रखना है। px + py यूज करोगे आप, क्योंकि यहां भी xy है ना, यहां भी xy यूज करोगे। ये x² y² करना है। यहां पर कौन से ले रहे हैं, क्योंकि px और py क्या है, एलोंग दी एक्सिस है ना इनकी लोब, तो इसकी हम वही लेंगे डी ऑर्बिटल जिनकी लोब एलोंग दी एक्सिस हो। dxy नहीं ले सकते क्योंकि उसकी लोब क्या होती है, बिटवीन दी एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है, xy प्लेन में है, तो ये प्लेनर हो गया। 4 ऑर्बिटल है तो स्क्वायर प्लेनर बन गया। कैसे बन गया, जैसे यह एक प्लेन है, ठीक है, और यह सेंट्रल एटम है। एक यहां हो जाएगा, दूसरा यहां हो जाएगा, यहाँ तीसरा हो जाएगा, यहाँ चौथा हो जाएगा। स्ट्रक्चर ढंग से बना लेना भैया। और एंगल क्या होगा, हर एक के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अभी ये तीनों मैंने एक साथ इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको बता सकूं कि ये तीनों ऑर्बिटल है वो क्या है, प्लेनर है, एक ही प्लेन में है, XY प्लेन में। तो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है भी आपकी DsP3 या फिर sp3d। अगर d अंदर की तरफ है मतलब यह है n-1d NsNp है। n-1d मतलब इनर सेल हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे क्योंकि अंदर वाले सेल ने, अंदर वाले d ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है। और अगर ये बाहर की तरफ है तो इसको ऐसे लिखेंगे NsNp3 और Nd, ठीक है। इसे आउटर सेल हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। वो इनर सेल है या आउटर सेल है। तो अब देखो भाई, अब d ऑर्बिटल कौन सा यूज हो रहा है इसमें, उसके बेस पे इसकी 2 तरह की ज्योमेट्री होगी। एक होता है ट्राइगोनल
बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कैसा होता है भी? इस तरह से होता है, ये ट्राइगोनल शेप है और ये दो पिरामिड लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका डी ऑर्बिटल होगा वो यूज होगा डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो पिरामिड है, मतलब यहाँ एक डी जेड स्क्वायर हो गया और एक क्या हो गया आपका पी जेड यूज हो गया। इन दोनों ने क्या हुआ, ये जेड एक्सिस के ऊपर है और बाकी बच गए क्या, तो P3 था ना, एक तो यूज हो गया यहाँ पर, दो बच गए, कौन सा, पी जेड यूज हो गया तो पी एक्स पी वाई बच गए। जेड आपका यहाँ यूज हो गया तो कौन सा बचा है, एस, तो एस पी एक्स पी वाई, यह मिलकर ये क्या बना देंगे, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बना देंगे। कौन से प्लेन में होगा भाई, एक्स वाई प्लेन में। यह आपका एक्स वाई प्लेन में है और ये जेड एक्सिस पे है। क्लियर है, तो इसमें पूछ लेता है अभी कौन सा डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो डी जेड स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो एक ही प्लेन में जो है इन्हें हम कहते हैं इक्वेटोरियल। यह कौन सी पोजीशन होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई, और ये वाली पोजीशन कौन सी है, एक्सियल पोजीशन है। ध्यान रखना भी, ये तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और ये दोनों क्या है, एक्सियल पोजीशन पे है। तो इक्वेटोरियल के बीच में जो एंगल है वो 120 का है, यहां भी 120 है, यहां भी 120 है, इन तीनों के बीच में जो एंगल होगा वो 120 का होगा। और इन दोनों का जो एंगल होगा इन तीनों के साथ वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इन तीन ऑर्बिटल, ये ऐसे मानो भी, मान लो यह एक प्लेन आपका, ये इसके 90 डिग्री पे है, मतलब एक एटम यहां मान लो, एक एटम यहां और एक यहां, एक ही प्लेन में है ना, ये तीनों एटम इनके 90 डिग्री पे है ये। ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ क्या है, 120 के अंदर है। समझ आ गया होगा, तो एक्सियल है 90 डिग्री के होते हैं, यह भी 90 का है और यह भी 90 का है, और ये एक दूसरे के साथ तो 180 का हो गया एंगल इनका। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया होगा। अब एक और है अभी इनका, एक है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल शेप कैसी होती है, देखो भी इस तरह से होगी ना, ये स्क्वायर हो गया और एक पिरामिड मैंने ऐसे बना दिया। आप स्ट्रक्चर अच्छी ड्रा कर लेना अभी। इसमें क्या है, चार ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है, पांचवा अलग प्लेन में है, तो चार ऑर्बिटल कौन से होंगे एक प्लेन में, तीन तो यही हो जाएंगे, एक एस, एक पी एक्स, एक पी वाई, चौथा कौन सा हो जाएगा, वहां डी जेड स्क्वायर था ना, यहां हम ले लेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चारों एक ही प्लेन में है, पांचवा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, पी जेड। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर तो ये आ जाएंगे और यह आपका जेड एक्सिस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका स्क्वायर पिरामिडल हो गया। अब देखो भी इनके बीच में एंगल तो आपको पता चल ही गया होगा, ये भी एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री पे है और ये भी क्या है 90 डिग्री पे है, अबोदी प्लेन। तो एक बार ये नोट करो, इनके एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे भी आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट है D2sp3, D2sp3 या फिर sp3d2। ठीक है, अगर अंदर वाली d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो D2sp3 हो जाएगा और बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो sp3d2 हो जाएगा। अब देखो भी यहाँ पे तो D2 दोनों यूज हो गए, एक तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा और dz स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और s है px py और pz, p3 है ना, तीनों यूज हो गए। इनको याद रखना बहुत सिंपल है। तो इसकी जो शेप होगी वो कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, यानी सिमेट्रिकल शेप होती है इनकी। तो शेप कैसी होगी, इस तरह से होगी, चार तो ये होगी 1 2 3 4, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये। एक ही प्लेन में कौन से होंगे भी, ये तीनों और चौथा ये चारों मिलकर ये चार बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, एक ही प्लेन में है और यह जेड में है ना, जेड एक्सिस पे है, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। और सबके बीच में एंगल कितने का है भी, 90 डिग्री का है, चाहे ये हो ये चार हो, मतलब चार एक प्लेन में हो गए, 1 2 3 और 4, एक अबो एक बिलो, तो सारे एक दूसरे के क्या 90 डिग्री के एंगल पे है। इसे ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं अभी, 8 फेस बन गए इसमें। अगर आप देखोगे इस ऊपर वाले के साथ एक तो ये फेस हो जाएगा अगर इसको इस तरह से कनेक्ट करते हो, दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला है ना, इस तरह से एक तो ये वाला पूरा हो गया, दूसरा ये वाला, तीसरा ये और चौथा ये। तो इसे आप जैसे भी कनेक्ट करोगे, चार फेस ऊपर की तरफ बन रहे हैं और चार नीचे की तरफ बन रहे हैं, 8 फेस बन रहे हैं ना, इसलिए ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्लियर होगा, तो हाँ ये बिल्कुल सिंपल था भाई, 90 डिग्री का एंगल है इनके बीच में। हाँ उसमें याद रखना भी, जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मैंने बताया था ना, उसमें एक्सियल जो बॉन्ड थे उनकी बॉन्ड लेंथ होती है इक्वेटोरियल से ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक बार इतना नोट करो। नेक्स्ट आपकी sp3d3, इसमें क्या कहेंगे हम कि 3 आपके d ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 1 s ऑर्बिटल मिक्स होकर 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। मतलब 7 ऑर्बिटल ऐसे बन रहे हैं जिनकी सेम एनर्जी है और आइडेंटिकल शेप है। तो ये कौन सी होगी भाई, पेंटागनल बाइपिरामिडल शेप होगी। पेंटागनल बाइपिरामिडल कैसी होगी, इस तरह से बना लो आप। तो ये सेंट्रल एटम माना मैंने,
एक यहाँ हो जाएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, ठीक है, छठा ये कर लो और सातवां ये कर लो। ये देख से नहीं समझाना, अभी डी तो यूज होना ही होना है। एक तो आप क्या यूज कर दो, पी जेड यूज कर दो, और दूसरा क्या करोगे, डी जेड स्क्वायर यूज करोगे। ये दोनों देखते ही समझ जाओगे आप। क्लियर है? बाकी कितने बच गए, 5 बच गए। 5 कौन से होंगे, एक ही प्लेन में अभी, तो एक ही प्लेन में तो एक्स वाई यूज करना है हमें, तो एस यूज हो जाएगा, एक पी एक्स यूज हो गया, एक पी वाई यूज हो गया, पी जेड वहां चला गया, 3 आ गए। तो डी के 3 कौन से यूज करें हम, डी जेड स्क्वायर तो यूज हो गया, 2 बच गए, तो एक डी एक्स वाई हो जाएगा, एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स वाई है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और यहाँ भी क्या है, एक्स है वाई है, मतलब एक ही प्लेन में ही है। समझ आ गया होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है इससे भी कौन से डी ऑर्बिटल आपके यूज हो रहे हैं। अब देखो भी इनके बीच में 72 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ भी 72, यहाँ भी 72, यहाँ भी 72, यहाँ भी 72, ठीक है। और ये जो दो है वो इन सभी पांचों के साथ क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, 90 का एंगल होगा। मेरा थोड़ा अच्छा नहीं बना, आप सही बना लेना। ये 72 था, कहां से कहां था 72, ये वाला, और ये एक दूसरे, ये इनके साथ क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, मतलब ये 90 अबो है, 90 बिलो है, ठीक है। तो देखने में आपको थोड़ा ऐसा टिल्टेड लग रहे होंगे, टिल्टेड नहीं है ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। मेरी तरफ से ये हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं ये आपको बताया गया है आज। इनके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे इसका क्या होता है, IF7 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।